नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, बजट। आपने कई बार न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स और टीवी चैनल्स में सुना होगा कि बजट आ रहा है और अपना जो नेक्स्ट बजट है इंडिया का वो आने वाला है 1 फरवरी को। आपने कई बार बजट के बारे में सुना होता है, बट क्या आप जानते हैं रियली में बजट होता क्या है? तो आज हम समझते हैं कि बजट क्या होता है और ये किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। हर हर चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बजट क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एकदम बेसिक एग्जांपल लेना होगा कि आपके घर में जब आपके पिताजी कमाते हैं तो वो कुछ इनकम लेकर के आते हैं, चाहे वो सैलरी एम्प्लॉय हो तो वहाँ से उनको सैलरी मिलती है, और अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो वहाँ से उनको हर महीने जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वहाँ से इनकम जनरेट होती है। अब वो जो इनकम है उसको वो टोटल हिसाब किताब करते हैं कि हमारे इस महीने की टोटल इनकम क्या होगी। जैसे सैलरी कितनी आएगी, अगर आपका पास आपके घर का रेंट वगैरह आ रहा है तो रेंट से हमारी कितनी इनकम होगी। इसके अलावा हमारे पास अगर हमने कहीं एफडी वगैरह करवा रखी है तो हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह से कितनी इनकम होगी। तो इस तरीके से टोटल इनकम का वो बनाया जाता है, और साथ ही साथ ये निकाला जाता है कि हमारे इस महीने का एक्सपेंसेस कितना होगा, यानी कि फूड, एंटरटेनमेंट, स्कूल फीस, मेडिसिन, इन सब में कितना कितना एक्सपेंस होगा, इन सब का निर्धारण किया जाता है, इन सबको बताया जाता है। अब ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल बनाना है यही कहलाता है बजट बनाना। यानी एक स्टेटमेंट जहाँ पे आप इनकम और एक्सपेंसेस को बताते हो कि हमारी इनकम इतनी होगी, हमारी एक्सपेंसेस यहाँ यहाँ होगा, और अगर हमारे पास कोई बैलेंस वगैरह बचता है तो हम उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब कहलाता है बजट। अब इसे हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल को लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बजट क्या होता है। बट इसके साथ ही जब आप बजट पढ़ते हो, जब भारत सरकार का बजट आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी टर्म्स और कंडीशन टर्म्स होती है जो आपको शायद समझ में ना आए। उनमें से मैं 4 टर्म्स यहाँ पे लेने वाला हूँ। वो है बजट घाटा, इसके अलावा सेकेंड नंबर पर है राजकोषीय घाटा, थर्ड नंबर पर है प्राथमिक घाटा, और फोर्थ नंबर पर है राजस्व घाटा। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन इन चारों टर्म्स को कि बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा होता क्या है। तो देखिए, इनको समझने से पहले वापस से मैं आपको कहूँगा कि एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वो है कि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो उनमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक था हमारी आय और एक थी हमारे व्यय, यानी कि एक था हमारा इनकम और दूसरा था एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने इन आय और एक्सपेंडिचर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आय को इन्होंने डिवाइड किया, पहला पार्ट था आयगत प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेकेंड पर था इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियाँ। सिमिलरली व्यय को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला था आयगत व्यय और दूसरा था पूंजीगत व्यय। इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, आयगत व्यय वो कहलाते हैं जो इस साल ही बेनिफिट देंगे और इसी साल वो हमारे से खर्च हो जाएंगे। जैसे हम अगर पुलिस कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं, वो हमारा आयगत व्यय हुआ, तो वो इस साल उन्होंने हमारा सेवा दी और इस साल हमने उनको सैलरी दी, तो ये हमारा आयगत व्यय कहलाएगा। जबकि पूंजीगत व्यय क्या होता है, आगे के 10-15 सालों तक हमें बेनिफिट देगा। जैसे अगर हम सड़क निर्माण पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो आज भले ही खर्चा हो रहा है, बट उसका बेनिफिट हमें आज ही नहीं बल्कि आगे के 10-15 सालों में भी मिलेगा। तो इन्हें हम कहते हैं आयगत और पूंजीगत। सिमिलरली आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय भी क्या हो गया, इसी तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम समझते हैं इन सभी घाटों के मतलब को। पहले नंबर पर हम लेते हैं बजट घाटा। अब बजट घाटा होता क्या है? तो देखिए, सरकार अपने कुल आय को लिखती है और कुल व्यय को लिखती है और इसे सबके सामने पेश करती है। तो जब भी कुल व्यय कुल आय से ज़्यादा हो जाते हैं, दैट मीन्स उनके एक्सपेंडिचर इनकम को एक्सीड कर जाते हैं, तब वो कहलाता है बजट घाटा, और उसे कहते हैं हम घाटे का बजट। यानी जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए तो इस अंतर को कहा जाता है बजट घाटा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास व्यय कम है, व्यय ज़्यादा है और पैसा कम है, तो ये कहलाता है बजट घाटा। अब सेकेंड नंबर पे आता है राजकोषीय घाटा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इकोनॉमी में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। आपने कई बार सुना होगा और इसका जीके के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया का कितना है। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी मेजर किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमिक आस्पेक्ट से। अब ये होता क्या है, तो देखिए, हमारे टोटल आय का कुछ पार्ट हम उधार भी लेते हैं। यानी कि हमारे पास अगर मान लीजिए 100 रुपये आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम इंडिया के जो इंडिया से भारत सरकार जो है वो 10 से 15 रुपये किसी और कंट्री से या अपने ही लोगों से 10-15 रुपये उधार लेती है। तो ये जो उधार है, इनको अगर हम छोड़ दें और बाकी की आय में से व्यय को माइनस करें तो वो कहलाता है राजकोषीय घाटा, जब वो नेगेटिव आता है। तो यानी कि
जब हम कुल व्यय और कुल प्राप्तियों को जब घटाते हैं तो वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। बट हमें कुल प्राप्तियों में से उधार प्राप्तियों को छोड़ देना है। दैट मीन्स अगर हम कुल प्राप्ति जो भी हमारे पास आए हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कुल प्राप्तियाँ है 100 रुपये, और अगर हमने 15 रुपये उधार से प्राप्त किए हैं तो हम उन उधार प्राप्तियों को छोड़ देंगे। ये जो उधार प्राप्तियों को छोड़ने के बाद जो टोटल प्राप्ति आई है उसे हम रिड्यूस करेंगे या उसे हम घटाएंगे कुल व्यय में से, और ये अंतर हमारा कहलाएगा राजकोषीय घाटा। अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि बजट घाटा प्लस उधार की प्राप्तियाँ, तो ये भी हमारा राजकोषीय घाटा बन जाता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे घाटा की, वो है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटे का तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में से जब ऋणों पर ब्याज को घटाया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब ये क्यों कहता है? ये बताता है कि ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों पर सरकारी उधार कितना होगा, यानी कि ब्याज के भुगतान के अलावा सरकार को कितना लॉस हुआ है, ये चीज़ ये बता देती है। अब इसे हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा माइनस ऋणों पर ब्याज, ये होगा हमारा प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट नंबर और लास्ट हमारा था राजस्व घाटा। अब जैसे आपको पता चल रहा है रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू डेफिसिट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी रेवेन्यू इनकम थी उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या हम कह सकते हैं आयगत प्राप्तियाँ, कौन सी प्राप्तियाँ और कौन से वे आयगत प्राप्तियाँ, आयगत वे यानी कि जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल रहा है। और अगर आयगत प्राप्तियों की हम बात करें तो जो हमें एक साल के अंदर अंदर रिसीव हो जानी है, यानी आज हमने किसी को सेवाएं दी और उसका हमें आज ही बेनिफिट मिल गया है, तो ये हमारी हो गई आयगत प्राप्तियाँ। अब ये जब हम इनको जब रिड्यूस करते हैं तो वो हमारे कहलाता है राजस्व घाटा, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस तरीके से हमारे पास 4 घाटे आ गए। अब हम समझते हैं कि एक टेबल के माध्यम से कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले टोटल रिसिप्ट आती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू और सेकंड नंबर पे है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जहाँ पे आपको टैक्स से सरकार को पैसा मिल रहा है। टैक्स का मतलब हो गया चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो या किसी भी तरीके के टैक्स से जो पैसा मिल रहा है वो आता है टैक्स रेवेन्यू। वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू से मतलब होता है कि जहाँ पे टैक्स से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, यानी जैसे ब्याज से पैसा आना या राज्य सरकार से अगर आप किसी तरीके की कोई वसूली कर रहे हो, ठीक है, या मैं कहूँ राज्य सरकार से अगर आप किसी तरीके का कोई कमीशन या इस तरीके की चीज़ें आप ले रहे हो, तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू को उन्होंने 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें होता है 3 इंटरेस्ट का पेमेंट, इसके अलावा मेजर सब्सिडीज जो दी जाती है, जैसे जो खाद बीज वगैरह पे सब्सिडी दी जाती है, एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है, या किसानों को अगर कोई सब्सिडी दी जा रही है, बिजनेसमैन को अगर कोई सब्सिडी दी जा रही है, तो वो जितनी भी मेजर सब्सिडीज है वो यहाँ पे आएगी। उसके अलावा आता है डिफेंस का एक्सपेंडिचर। हालांकि हमारा काफ़ी अच्छा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है तो उसको भी हमने एक अलग से माइनर हेड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं और अगर ये नेगेटिव आता है तो हमारा डेफिसिट हुआ, और ये जब ये डेफिसिट होता है तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा। अब उसके बाद हम लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया कि जैसे हमने जो लोन है जो हमने पहले दिया था वो हमने वापस लिया, या हमने किसी से बोरोइंग ली, या फिर हमने जब पीएसयू जो हमारी है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हमारी पास है उनको अगर हमने डी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब जब हम इस कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट, सड़क प्रोजेक्ट, इस तरीके के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसको हम लेते हैं। उसके अलावा जो हमारी नॉन डेट रिसिप्ट है, नॉन डेट रिसिप्ट का मतलब हो गया जहाँ पे हमने डेट को जो है वो नहीं किया है, डेट को इनकर नहीं किया है। जो नॉन डेट रिसिप्ट यानी कि बोरोइंग वगैरह को अगर हम हटा दें, यानी हमने क्यों रिकवरी ऑफ लोन ले लिया, पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट ले लिया, तो ये जब हम लेते हैं तो ये होता है हमारा नॉन डेट रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हमने यहाँ जोड़ा प्लस कैपिटल रिसिप्ट हमने यहाँ जोड़ा और नॉन डेट रिसिप्ट हमने यहाँ पे जोड़ा, तो ये जो यहाँ पे था। अब ये इन तीनों को जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाता है टोटल। उसके बाद आता है टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो गया फिफ्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया टोटल एक्सपेंडिचर और ये हमारा आ गया नॉन डेट रिसिप्ट। तो जब भी हम इन सबको रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो हमारा नॉन डेट रिसिप्ट है उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, तो वो हमारा आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। और अगर हम रिड्यूस करेंगे फिजिकल डेफिसिट में से 2A यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट, तो यानी कि हमने यहाँ पे सीखा था वो हमारा था प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। तो इस तरीके से टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि बजट घाटा क्या होता है और
राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, और साथ ही साथ राजस्व घाटा क्या होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। गुड डे, गुड बाय।